आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। अयोध्या की खबर आज वाकई में सुर्खियों पर है और वो इसलिए क्योंकि बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता आज इस बड़ी मामले में उनके ऊपर कम से कम मामला दर्ज कर लिया गया है और अब अदालती कार्रवाई आगे बढ़ेगी। सीबीआई की विशेष अदालत ने आडवाणी समेत 12 नेताओं पर आरोप तय कर दिए हैं, यानी कि बीजेपी के नेताओं पर आपराधिक साजिश का मुकदमा चलेगा, जिसमें उमा भारती भी शामिल हैं, जो कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री भी हैं। जाहिर सी बात है, इसे राजनीति से जोड़कर देखा जरूर जा सकता है, लेकिन इस पर राजनीति भी बड़े पैमाने पर हो रही है। ये चेहरे उन दिग्गजों में शुमार हैं जिन्होंने रामलला के मंदिर के लिए बड़ा आंदोलन किया, लेकिन ये सभी अयोध्या की एक ऐसी तारीख के गवाह भी रहे हैं जो कानून की नजरों में सवालों से परे नहीं है। राम के नाम की जिस सीढ़ी से चढ़कर बीजेपी सियासत के शिखर तक पहुंची है, वही अयोध्या आज बीजेपी नेताओं के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। 6 दिसंबर 1992 को जो कुछ हुआ वो किसकी साजिश थी? उस दिन वहां किसने भड़काऊ भाषण दिए थे? वहां मौजूद भीड़ को आखिर किन लोगों ने उकसाया था? इन सवालों की पड़ताल अब अदालत में शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद लखनऊ की स्पेशल सीबीआई कोर्ट में बड़ी सुनवाई शुरू हो गई है। सीबीआई की विशेष अदालत ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत 12 बीजेपी नेताओं पर आरोप तय कर दिए हैं। सभी पर 120B यानी आपराधिक साजिश का मुकदमा चलेगा। देखिए, आडवाणी जी का यही कहना है कि जब हम लोग कहीं सामने नहीं थे, चार्जशीट में कहीं नहीं, स्टेट का कोई भी पेपर ऐसा नहीं बोलता प्रोसिक्यूशन का जिसमें कहीं से डायरेक्ट आता हो कि वी वर प्रेजेंट एट दैट टाइम। तो जब ऐसा कुछ है ही नहीं है तो हम आरोपित क्यों होंगे? लेकिन कोर्ट ने नहीं माना। हमारे विकल्प खुले, बैठ के इस पे विचार किया कि अभी हमें ऑनरेबल हाई कोर्ट को 482 CRPC के तहत वहां जाना है या यहाँ पे ही अपना बचाव करना है। हालांकि अदालत ने कोर्ट में हाजिरी लगाने के बाद आडवाणी और उमा भारती समेत 12 आरोपियों को जमानत भी दे दी। आरोपियों को 20-20 हजार के निजी मुचलकों पर जमानत दी गई। प्रोसीडिंग निजी मुचलके पे जितने लोग आए थे, माननीय आडवाणी जी, जोशी जी, सभी लोग निजी मुचलके पे छूट गए हैं। इसके पहले लखनऊ के स्पेशल कोर्ट के बाहर सुबह से ही हलचल तेज हो गई। अदालत में पेशी से पहले लखनऊ के VVIP गेस्ट हाउस में मीटिंग और मंथन का दौर चलता रहा। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात की। उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार सीबीआई के स्पेशल कोर्ट पहुंचे तो वहां पहले से ही लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ था। हर किसी ने खुद को बेकसूर बताया। आडवाणी जी, जोशी जी ने हमेशा कहा कि आप सब लोग ढांचा से उतर आइए, ढांचा तोड़ने की जरूरत नहीं है। हमने कहा कि ढांचा तोड़ो, जब तक ढांचा नहीं टूटेगा तब तक मंदिर का निर्माण नहीं होगा। क्योंकि हम मंत्रों के निर्माता लोग हैं, हम षड्यंत्र नहीं करते। नहीं, कोई साजिश नहीं, कोई साजिश नहीं। वहाँ तो लाखों लोग थे, साजिश किसकी थी? ये सब बेकार की बात है, बकवास है। जाहिर है सीबीआई की विशेष अदालत से बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को झटका लगा है, तो दूसरी तरफ बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी इस मामले में फाइनल फैसले का इंतजार कर रही है। एक रिक्वायरमेंट है लॉ का कि जब चार्ज फ्रेम होगा तो ये हाजिर होंगे। ऐसे ही एक स्टेज और है, 313 का बयान होता है। अयोध्या का मामला एक बार फिर गर्मा चुका है। 2 वक्त की डेडलाइन में कई दिग्गजों के सितारे इधर से उधर हो सकते हैं। लखनऊ से विनोद मिश्रा के साथ टीम न्यूज नेशन। अयोध्या विवाद में लालकृष्ण आडवाणी, उमा भारती समेत 12 भारतीय जनता पार्टी के नेता और उसके साथ साथ साधुओं पर सीबीआई की विशेष अदालत में आरोप तय कर दिए गए हैं। आने वाले दिनों में इन लोगों पर मुकदमा भी चलेगा। सवाल यह उठ रहा है कि केंद्रीय कैबिनेट में शामिल उमा भारती, आखिरकार उनका क्या होगा? इसमें कोई शक नहीं है कि विपक्ष उनके इस्तीफे की मांग कर सकता है, लेकिन खुद विपक्ष के पास आज इस्तीफा मांगने की शायद कोई लोकल स्टैंड आई बनता दिख नहीं रहा है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से अगर कांग्रेस की बात करें तो खुद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप हैं और वो जमानत पर अभी आजाद हैं, काम कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या उमा भारती का इस्तीफा मांगना विपक्ष के लिए उचित होगा? लेकिन नैतिकता का हवाला देकर ये कोशिशें जरूर की जाएंगी।
6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में जब विवादास्पद ढांचे को गिराया गया तो उस वक्त बीजेपी के कई बड़े नेता अयोध्या में मौजूद थे। ये बात खुद उमा भारती भी मानती है। मैंने राम जन्मभूमि आंदोलन में भागीदारी की है, मैं इससे कभी पीछे नहीं हटी हूँ। मैंने कभी खेद व्यक्त नहीं किया है, मैंने कभी कोई प्रायश्चित नहीं किया है इसका, बल्कि इस पर गर्व महसूस किया है, संतोष महसूस किया है। और राम मंदिर के निर्माण के लिए मुझे जेल जाना पड़े मैं जाऊंगी, मुझे फांसी पर लटकना पड़े मैं लटकूंगी, लेकिन भव्य राम मंदिर का निर्माण हो इसको तो मैं बहुत जल्दी देखूंगा। सीबीआई की विशेष अदालत ने जिन लोगों पर आपराधिक साजिश रचने का आरोप तय किया है उसमें एक नाम उमा भारती का भी है। उमा भारती साजिश की बात से तो इनकार करती हैं, लेकिन वो गर्व से कहती हैं कि उन्हें इस बात का मलाल जरा भी नहीं है। शुरू से कह चुकी हूँ, मैंने आंदोलन में भागीदारी की है। मैं 6 दिसंबर को अयोध्या में मौजूद थी और ये भागीदारी खुली हुई थी और इसमें तो भाजपा के करोड़ों कार्यकर्ता, लाखों अधिकारी और हजारों नेता शामिल हुए हैं, सारे ही नेता। तो इसलिए इसमें ऐसी कोई बात कहीं मुझे मिली नहीं ना आज तक की कोई साजिश थी। ये तो खुला आंदोलन था, जैसे इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन हुआ था वैसा था ये तो। उमा भारती पर सवाल इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि जिन लोगों पर आरोप तय किए गए हैं उनमें से उमा भारती को छोड़कर कोई भी संवैधानिक पद पर नहीं है। उमा भारती केंद्रीय मंत्री हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अब उमा भारती क्या करेंगी। हालांकि इस बार उमा भारती ने साफ कर दिया है कि वो ना तो इस्तीफा देंगी ना ही अफसोस जताएंगी। हालांकि विपक्षी दल इस मामले पर सियासत का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। बड़े लोग हैं, संवैधानिक कुर्सियों पर बैठ चुके हैं, तो अब ये कितनी बड़ा अपराध करें तो इन्हें तो जमानत मिल ही जाएगी। छोटा आदमी होता जेल जाता। सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्चता पे, उसकी निरपेक्षता पर हमारा पूरा विश्वास है और हमें उम्मीद है कि अदालत का फैसला आएगा और अच्छा है। जाहिर है एक बार फिर अयोध्या ने सियासी हलकों में तूफान खड़ा कर दिया है। सीबीआई कोर्ट ने अब सभी आरोपियों पर आरोप भी तय कर दिए हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में कई और सियासी संग्राम देखने को मिल सकते हैं। विनोद मिश्रा, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। और आइए जरा आपको समझाते हैं कि ये पूरा का पूरा मसला है क्या। राम मंदिर के लेकर निर्माण को लेकर जो बाबरी विध्वंस की पूरी प्रक्रिया शुरू हुई थी उसमें भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेताओं की मौजूदगी की बात कही गई थी। जिस वक्त कार सेवकों ने 1992 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा ढाने की बात कही थी। उसके बाद इस पूरे मामले की जांच के लिए लिब्रान आयोग का गठन किया गया था जिसने तकरीबन 12 एक्सटेंशन पाए थे। और उसके बाद विवादित स्थल के मालिकाना हक की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में शुरू हुई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2010 में इस मामले पर अपना फैसला सामने रखा था और उस फैसले में पुरातत्व विभाग के भी तमाम जांच की बात सामने रखी गई थी। लिब्रान आयोग ने इस पर अपना फैसला भी सामने रखा और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस ऐतिहासिक फैसले को सुनाते हुए जमीन के 3 हिस्से कर दिए थे, जिसमें एक हिस्सा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ साथ आता दिखाई दिया था और उसके बाद 2 हिस्से अलग हुए थे। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में यह मामला लंबित है। सुप्रीम कोर्ट ने इस साल ही इस बात पर अपनी जोर देकर टिप्पणी की थी कि अगर बातचीत के जरिए अयोध्या के विवादित मसले को सुलझाया जा सकता है तो उससे बेहतर और कोई रास्ता नहीं हो सकता। लेकिन आइए अब आपको समझाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जब सीबीआई की विशेष अदालत में इन 12 लोगों के ऊपर मुकदमा एक बार फिर से बहाल किया गया और फिर से सुनवाई शुरू की गई तो इसका मतलब क्या है। आरोप सिद्ध किए जा चुके हैं, साबित किए जा चुके हैं। जाहिर सी बात है अब यह सुनवाई चलेगी और 1 साल के भीतर इन आरोपों को या तो कोर्ट में साबित किया जाएगा या उन्हें खारिज किया जाएगा। लेकिन अगर यह आरोप इन 12 में से किसी के ऊपर भी सिद्ध हो जाते हैं तो फिर इसका खामियाजा क्या उठाना पड़ेगा, आइए जरा अब आपको यह समझाते हैं। लालकृष्ण आडवाणी, उमा भारती, विनय कटियार, साध्वी रितंभरा और रामविलास वेदांती, ये वो नाम हैं जिन पर 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने की साजिश रचने का आरोप तय किया गया है। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि इन लोगों पर किन किन धाराओं के तहत आरोप तय किया गया है। धारा 120B आपराधिक साजिश रचना, धारा 153A 2 समुदायों के बीच कटुता पैदा करना, 153B
राष्ट्रीय एकता को खतरा पैदा करने वाले दावे करना, 295 किसी धार्मिक स्थल को तोड़ना, गिराना और वहां पर अन्य धार्मिक स्थल को स्थापित करने की मंशा, 295A धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, 505 सार्वजनिक शांति भंग करने या विद्रोह कराने की मंशा से गलत बयानी करना, अफवाह फैलाना। ये तो वो धाराएं थी जो आडवाणी, उमा भारती समेत 12 लोगों पर लगाई गई हैं। लेकिन अब हम आपको ये बताते हैं कि अगर अदालत में ये आरोप साबित हो गए तब क्या होगा। देखिए, ये धाराएं जो जनरली हैं वो रिलीजियस एनिमिटी फैलाने से को डील करती हैं और इसमें अधिकतम सज़ा जो 153A में है वो लगभग 5 साल की है। तो अगर कन्विक्शन होता है आफ्टर ट्रायल तो मैक्सिमम सेंटेंस जो इन लोगों को, जो जितने भी अक्यूज्ड हैं, उनको 5 साल तक हो सकती है। इतना ही नहीं, जानकार ये भी बताते हैं कि धारा 120 को साबित करना बेहद मुश्किल है। इनके अगेंस्ट कोई एक्ट अलेज नहीं करा गया, सिर्फ कॉन्स्पिरेसी का चार्ज है, जो कि कानूनी तौर पे साबित करना काफ़ी मुश्किल होता है। एज अ लॉयर मैं इतना कह सकता हूँ कि सिर्फ कॉन्स्पिरेसी को साबित करना काफ़ी मुश्किल होता है जब तक आप कोई एक्ट अलेज नहीं करते कि इन्होंने ये एक्ट किया। आरोप तय होने के बावजूद इन सभी लोगों के पास ऊपरी अदालत में जाने के विकल्प हैं, लेकिन ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तय करेगा। देखिए, विकल्प तो है बट इसमें ज़्यादा कुछ उम्मीद बचती नहीं है जब तक सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाई नहीं करता कि ये वाला ऑर्डर इज़ लाइक जो ऑर्डर पास हुआ है चार्ज फ्रेम करने का, ये भी चैलेंज हो सकता है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफिकेशन नहीं दिया इनकी किसी एप्लीकेशन पे तो फिर नहीं हो पाएगा। जाहिर है सीबीआई की विशेष अदालत के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की डेडलाइन 2 साल तय कर रखी है। बहरहाल आज आरोप तय होने के बाद अब इस मामले में जो ट्रायल की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी और आडवाणी सहित बीजेपी के बड़े नेताओं के खिलाफ अब आपराधिक साजिश का मुकदमा भी चलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित्रों के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। इसे महज इत्तेफाक भी कहा जा सकता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अयोध्या कल यात्रा पर जा रहे हैं और इसके कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। 2002 में भी उत्तर प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री अयोध्या की यात्रा पर गया था और अब रामलला के दर्शन करने के लिए बीजेपी के योगी आदित्यनाथ वहां पहुंच रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि योगी आदित्यनाथ के अगर पुराने भाषणों को आप देखें तो संदर्भ में यह स्पष्ट हो जाता है कि योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि रामलला का मंदिर, उसका निर्माण जल्द से जल्द हो। और इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणी के बाद योगी सरकार की यह कोशिश रही है कि सुलह सफाई और आपसी परामर्श के जरिए राम मंदिर के निर्माण का काम जल्द से जल्द शुरू हो जाना चाहिए। तो क्या योगी की ये यात्रा इस दिशा में पहला कदम होगा? राम की नगरी अयोध्या में आएंगे योगी आदित्यनाथ। रामलला के दर पर मत्था टेकेंगे योगी आदित्यनाथ। राम मंदिर के लिए हमेशा से आवाज बुलंद करने वाले योगी आदित्यनाथ रामलला के दर पर हाजिरी लगाने पहुंच रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार सूबे के मुखिया के तौर पर योगी आदित्यनाथ पहली बार रामलला के दरबार में पहुंच रहे हैं। तय कार्यक्रम के मुताबिक योगी आदित्यनाथ बुधवार को अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन करेंगे। अयोध्या में योगी आदित्यनाथ का करीब 9 घंटे का कार्यक्रम है। सूत्रों के मुताबिक योगी सबसे पहले हनुमानगढ़ी जाएंगे, फिर राम की पैड़ी और सरयू नदी के दर्शन करेंगे। इसके बाद अवध यूनिवर्सिटी में पार्टी पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी सुबह 8:55 पर हेलीपैड पर उतरेंगे और वहां से वो चलेंगे हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे। हनुमानगढ़ी के दर्शन करने के बाद में वो राम जन्मभूमि जाएंगे और राम जन्मभूमि के बाद दर्शन करने के पश्चात वो राम की पैड़ी देखेंगे। एक बार राम की पैड़ी के बारे में वो चाहते हैं कि उसको देखें। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को लेकर अपनी बेबाक राय रखते हैं और ये राय वो कई मौकों पर जाहिर भी कर चुके हैं। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करना है। हम सबको इस भाव के साथ एक बार पुनः पढ़ना होगा। क्यों नहीं, कौन ताकत है जो आपको रोक सकता है मंदिर बनाने से? जब ढांचा ढाने से नहीं कोई रोक पाया तो मंदिर बनाने से कौन रोक पाया? अब तो निर्माण होना है। राम मंदिर को लेकर योगी आदित्यनाथ का भावनात्मक जुड़ाव रहा है। यही वजह है कि वो अयोध्या यात्रा के दौरान राम मंदिर निर्माण के लिए बने राम जन्मभूमि न्यास के पहले अध्यक्ष रामचंद्र परमहंस के दिगंबर अखाड़ा जाएंगे। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ का
राम मंदिर से पुराना नाता है। योगी आदित्यनाथ के गुरु महंत अवैधनाथ राम मंदिर आंदोलन के सबसे बड़े पुरोधा माने जाते हैं। ऐसे में बतौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। अयोध्या का सब प्रकार से विकास हो, पर्यटन के साधन, यातायात के साधन अच्छे हों, अयोध्या जैसे लोगों का आना जाना काफ़ी हो। सबसे पहला तो मुद्दा हमारा यही होगा। राम मंदिर मुद्रा क्यों नहीं आ सकता, कोई इसे हम परहेज करेंगे। सालों से अपनी आक्रामक हिंदूवादी छवि के लिए पहचाने जाने वाले योगी आदित्यनाथ साल 1992 में हुए विवादित ढांचा विध्वंस के बाद ऐसे दूसरे मुख्यमंत्री होंगे जो रामलला के दर पर पहुंच रहे हैं। इससे पहले राजनाथ सिंह ने साल 2002 में अयोध्या की यात्रा की थी। इसके बाद बीते 15 सालों में किसी भी मुख्यमंत्री ने इस विवादित ढांचे का दौरा नहीं किया। जाहिर है योगी के इस प्रस्तावित अयोध्या यात्रा से एक बार फिर सियासत गर्म है। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए बात करते हैं बीफ पर मचे गदर की। केरला में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने और लेफ्ट फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से बीफ पार्टी बड़े पैमाने पर की और उसका जबरदस्त विरोध केरला में हो रहा है। यहां तक कि केरला की सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया है कि केंद्र सरकार के नियमों का पालन नहीं होगा। वहीं मद्रास हाईकोर्ट से भी आज केंद्र सरकार को तगड़ा झटका लगा है, जहां पर केंद्र के पशु क्रूरता निवारण के इस नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी गई है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी इसका विरोध कर रही हैं, मेघालय में बीजेपी के नेता इसका विरोध कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि इस पूरे मामले पर, खास करके बीफ के इस पूरे मामले पर राजनीति भी गर्म है और लोगों की टीका टिप्पणी भी। केरल में बेजुबान से हुई बेरहमी। फरीदाबाद में ट्रक ड्राइवर की पिटाई। इन तमाम घटनाओं पर देश की सियासत उबल रही है। गौरक्षा के नाम पर केंद्र की मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करने वाला विपक्ष भी केरल के कुन्नूर में हुई घटना के बाद से बैकफुट पर। बावजूद इसके बीफ पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। अब मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच ने केंद्र सरकार को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने पशु क्रूरता निवारण के नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी है। साथ ही इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से 4 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। Both sides in the central government as well as the petitioner side, hearing the both sides, the division bench granted interim stay for the Prevention of Cruelty Act 2014 for 2017 enacted by the central government. आपको बता दें कि गाय सहित कई मवेशियों की खरीद फरोख्त पर मोदी सरकार नया कानून लेकर आई है। इसके तहत खेती में इस्तेमाल का घोषणा पत्र देना होगा। घोषणा पत्र में मवेशी के मालिक का हस्ताक्षर जरूरी है। घोषणा पत्र में नाम और पता भी देना होगा। बेचने और खरीदने वाले को आईडी प्रूफ भी लगाना होगा। बिक्री के सबूत की कॉपी पशु चिकित्सा अधिकारी को देना जरूरी है। राजस्व अधिकारी और पशु बाजार समिति को कागजात दिखाना पड़ेगा। शर्त ये भी रखी गई है कि कोई भी खरीदार मवेशी को 6 महीने के अंदर बेच नहीं सकता। सरकार के इस कदम का जबरदस्त विरोध हो रहा है। कांग्रेस और लेफ्ट ने इस मुद्दे पर मोर्चा खोल रखा है। केरल उन गिने चुने राज्यों में भी शामिल है जहां बीफ पर बैन नहीं है। वहां विरोध के सुर तेज हैं। कांग्रेस और लेफ्ट के बाद पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और तमिलनाडु में डीएमके ने भी इस फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। डीएमके जगह जगह प्रदर्शन कर रही है तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसका विरोध करते हुए इसे असंवैधानिक करार दिया है। इस बीच आईआईटी चेन्नई में बीफ पार्टी का आयोजन करने वाले पीएचडी के स्कॉलर सूरज आर की पिटाई कर दी गई। हिंदूवादी संगठनों पर हमले का आरोप लगा है। बीफ बैन का समर्थन करने वाली बीजेपी की मुश्किल मेघालय के पार्टी के नेता ने बढ़ा दी है। यहां तुरा जिला अध्यक्ष बनार्ड एन मारक ने सत्ता में आने पर गौमांस सस्ता करने का वादा किया है। टीम न्यूज़ नेशन। रामपुर में इंसानियत को शर्मसार करने का वीडियो अगर हमने आपको दिखाया तो आइए जरा एक और ऐसा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करते हैं और दिखाते हैं कि कैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, इस तरह के तमाम इलाकों में लड़कियों का घर से बाहर निकलना कितना महफूज है या कितना खतरनाक है। मुजफ्फरपुर का ये वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां पर बूढ़ी गंडक ब्रिज पर कुछ बच्चे घूमने निकले थे और उसके बाद
कुछ लोगों ने समझा कि यहां पर बदतमीजी करने का इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता। 5 लोगों ने एक लड़की के साथ छेड़छाड़ इस तरीके से की कि आप इस वीडियो को देखकर यही सोचेंगे कि क्या अगर यह मानसिकता हमारे देश के नौजवानों की है तो इस देश में क्या महिलाओं की इज्जत कभी हुआ करती है। और तुर्रा तो ये कि इन तमाम छेड़छाड़ के वीडियो बनाए जाते हैं, उन्हें सर्कुलेट किया जाता है। ऐसा लगता है जैसे कि ये लोगों के सर पर मुकुट है जो वो प्रदर्शित करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि ये वो लोग हैं जो लड़कियों के साथ बदतमीजी करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं। ये इनके लिए तुर्क का इक्का है। ऐसे लोगों के बारे में, ऐसी मानसिकता के बारे में आप क्या कहेंगे? वो गुहार लगाता रहा, माफी मांगता रहा, रहम बरतने की अपील करता रहा, लेकिन इंसानियत के दुश्मनों को शर्म नहीं आई। वो छेड़खानी करते रहे, मारपीट करते रहे और तो और भद्दी भद्दी गालियां दी गई। हैवानियत की ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं। बताया जा रहा है कि बिहार के मुजफ्फरपुर में एक लड़की के साथ छेड़खानी की गई। शहर से सटे बूढ़ी गंडक नदी पर बने रेल पुल पर कुछ मनचले पहले लड़की के दोस्त की पिटाई करते हैं और फिर लड़की के साथ छेड़खानी करते दिख रहे हैं। छेड़खानी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। छेड़खानी हुई है और पुल पे छेड़खानी, वहाँ पे हम लोग जैसे ही पहुँचे वैसे वहाँ पे 5-7 आदमी थे और यह छेड़खानी सही है। और हम लोग इस रास्ते से जा रहे थे तो देखे हैं, तो यह छेड़खानी सही है सर। पीड़ित लड़की के साथ एक लड़का भी मौजूद था। वो मंचलों से बार बार माफ करने की अपील करता रहा, लेकिन यहाँ भी कोई सुनने वाला नहीं था। आरोपियों ने मारपीट तक शुरू कर दी। दोनों डरे और सहमे थे। दोनों को रेलवे पुल से नीचे फेंकने की धमकी दी गई। खुद को समाज का ठेकेदार बताने वाले ये लोग दबंगई दिखा रहे थे। यहाँ भी रामपुर की तरह वीडियो बनाया जा रहा था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। उसमें डीएसपी टाउन को उसकी जांच के लिए हम लोगों ने प्राधिकृत किया है और वो तथा थाना अध्यक्ष अय्यप उस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और उसमें जो भी बिंदु आएंगे उसके अनुसार आगे बढ़ेंगे। सूत्रों का कहना है कि इस इलाके में आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। स्कूल और कॉलेज के लड़के और लड़कियां शहर से सटे 4 लेन के किनारे इन इलाकों में घूमने के लिए अक्सर आते हैं। असामाजिक तत्व इनके साथ न सिर्फ हैवानियत भरा बर्ताव करते हैं बल्कि इनकी पिटाई भी करते हैं। कुछ मनचले वीडियो वायरल करने की धमकी देकर गलत हरकत भी करते हैं। टीम न्यूज़ नेशन।